एक सवाल, तुमने कभी किसी को कुछ बेचने की कोशिश की है? कोई प्रोडक्ट, कोई आइडिया, कोई रिक्वेस्ट, और सामने वाले ने बिना सोचे बिना रुके नहीं कह दिया। तुम्हें लगा प्रोडक्ट अच्छा था, प्राइस भी ठीक था, फिर भी ना क्यों? या कभी किसी दुकान पर गए, किसी सेल्समैन ने कुछ ऑफर किया, तुम्हें प्रोडक्ट की जरूरत भी थी, लेकिन फिर भी तुमने नहीं चाहिए कह दिया, और बाद में घर आकर सोचा क्यों मना किया? ये ना, ये नहीं, ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं होता, ये कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग में बहुत गहरे बैठा है। इस सीरीज में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा जो हर ना के पीछे काम करती है और जो हर हाँ को पॉसिबल बनाती है, चाहे तुम कुछ भी सेल करो, प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया, खुद को। तैयार हो? 1984 न्यूयॉर्क सिटी। एक 25 साल का लड़का पहली बार एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के ऑफिस में था। वो एक किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आया था। उसने 4 साल लगाए थे उस किताब को लिखने में। हर रात, हर वीकेंड, बस वही किताब उसने मैन्युस्क्रिप्ट एडिटर के सामने रखा। एडिटर ने पहले कुछ पेजेस पलटे, फिर ऊपर देखा और बोला, ये किताब नहीं बिकेगी, लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते। वो लड़का उठा, बाहर आया और उसने एक डिसीजन लिया, एक और ट्राई करूंगा। अगली पब्लिशिंग कंपनी, फिर ना, अगली, फिर ना। इस तरह 27 बार ना मिली। 28वीं कंपनी ने हाँ कहा। वो किताब थी इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, टॉम पीटर्स की, जो आगे चलकर बिजनेस हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी। उन 27 पब्लिशर्स ने जब ना कहा तो क्या उन्होंने किताब को रिजेक्ट किया था? नहीं, उन्होंने अपने डर को हाँ कहा था। डर कि ये नया टॉपिक है, लोग नहीं समझेंगे, पैसा डूब जाएगा, रिस्क बड़ा है। उनका ना किताब के बारे में नहीं था, उनका ना उनके अपने डर के बारे में था। और यही है सेलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं बताया जाता। जब कोई ना कहता है तो वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वो एक डर को हाँ कह रहा होता है। वो डर कुछ भी हो सकता है, पैसे जाने का डर, गलत चॉइस करने का डर, दूसरों को क्या लगेगा इसका डर, नई चीज ट्राई करने का डर, या बस चेंज का डर। इसे और आसान बनाते हैं। सोचो, तुम एक मार्केट में जा रहे हो, एक दुकानदार तुम्हें रोकता है, भाई साहब ये नया क्रीम है, बिल्कुल नया, गारंटी है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? कहीं फेक तो नहीं, पैसे वेस्ट होंगे, कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, पहले किसी ने यूज किया है? ये सब क्वेश्चंस, ये सब डर है, और ये डर तुम्हें ना कहवाता है। क्रीम के बारे में सोचने से पहले दुकानदार अगर समझदार है तो वो ये डर एड्रेस करेगा, अगर नहीं समझदार तो वो प्रोडक्ट की और खूबियां बताता रहेगा और तुम और ज्यादा ना कहते जाओगे। अब इसे एक बड़े लेवल पर देखते हैं। इंडिया 2007। फ्लिपकार्ट सचिन और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था। उस वक्त इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का आइडिया ही नया था। फ्लिपकार्ट की टीम जब इन्वेस्टर्स के पास गई तो हर जगह एक ही जवाब मिला, इंडिया में ये नहीं चलेगा, लोग ऑनलाइन पैसे नहीं देंगे, उन्हें प्रोडक्ट छू कर देखना होता है, इंटरनेट स्लो है, डिलीवरी सिस्टम नहीं है। ये सब ना थे, लेकिन ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं थे, ये थे इन्वेस्टर्स के डर, नए मार्केट का डर, इंडिया के कंज्यूमर का डर, टेक्नोलॉजी फेलियर का डर, पैसे डूबने का डर। सचिन बंसल ने एक काम किया जो बाकी फाउंडर्स नहीं करते, उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना बंद किया, उन्होंने डर एड्रेस करना शुरू किया। उन्होंने कहा, इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हर साल डबल हो रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी से लोगों का ट्रस्ट इशू सॉल्व होगा, हम डिलीवरी खुद करेंगे, थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं करेंगे। हर डर का एक स्पेसिफिक जवाब इन्वेस्टर्स ने हाँ कहा। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीदा। सचिन बंसल ने प्रोडक्ट नहीं बेचा था, उन्होंने डर हटाया था, और जब डर हट गया, हाँ खुद ब खुद आ गई। अब एक एग्जाम्पल जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। मान लो तुम्हारे घर में कोई बड़ा परचेज होना है, एक नया फोन। तुम्हारी माँ या पत्नी कह रही है नहीं चाहिए, पुराना ठीक है। अब तुम अगर फोन की फीचर्स बताने लगे, कैमरा कितना अच्छा है, बैटरी कितनी बड़ी है, स्पीड कितनी है, तो जवाब होगा हाँ ठीक है, लेकिन अभी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने डर एड्रेस नहीं किया। असल डर क्या है? इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, कहीं ये भी जल्दी खराब ना हो जाए, क्या सच में जरूरत है? जैसे ही तुम ये डर एड्रेस करते हो, ये 2 साल की वारंटी है, EMI में लो, कोई प्रेशर नहीं, और तुम्हारे पुराने फोन की बैटरी तो देखो कितनी जल्दी खत्म होती है, तो ना हाँ में बदलने लगती है। टॉम पीटर्स को 27 बार ना मिली, पब्लिशर्स के डर की वजह से। फ्लिपकार्ट को ना मिली, इन्वेस्टर्स के डर की वजह से। और तुम्हें जो ना मिलती है वो भी हमेशा किसी डर की वजह से होती है। इसीलिए अगली बार जब कोई ना कहे, रुको 1 सेकंड और खुद से पूछो, ये इंसान किस डर को हाँ कह रहा है? जब वो डर मिल जाए, उसे एड्रेस करो। प्रोडक्ट की बात बाद में, पहले डर। लोग प्रोडक्ट को ना नहीं कहते, वो अपने डर को हाँ कहते हैं। जो ये समझ गया, वो कभी रिजेक्शन से नहीं डरता।
अब चलते हैं एक नई थ्योरी की ओर। एक पुरानी कहानी है। दो गांवों के बीच एक नदी थी। दोनों गांव एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते थे। एक गांव में अनाज था, दूसरे में कपड़ा। दोनों को दोनों चीजें चाहिए थी, लेकिन नदी के बीच में खड़े होकर कोई ट्रेड नहीं होती। ट्रेड तभी होगी जब ब्रिज बने। सेलिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, सामने वाले को जरूरत है, लेकिन बीच में एक नदी है जिसका नाम है ट्रस्ट। और जब तक वो ब्रिज नहीं बनता, कोई डील नहीं होगी, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। इसे एक रियल कहानी से समझते हैं। पुणे 2010। एक 28 साल का लड़का दीपक इंश्योरेंस सेल करता था। LIC का एजेंट था। हर दिन 10-15 घर जाता था, हर दिन पिच करता था, हर दिन रिजेक्शन मिलती थी। 6 महीने हो गए थे, एक भी बड़ी पॉलिसी नहीं बिकी थी। बॉस प्रेशर दे रहा था, घर में पैसों की तंगी थी। दीपक हारने लगा था। एक दिन उसके एक सीनियर ने, जो 20 साल से इस बिजनेस में था, उससे एक सवाल पूछा, दीपक, तू जब किसी के घर जाता है तो पहली बात क्या करता है? दीपक ने कहा, सर प्लान एक्सप्लेन करता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, प्रीमियम बताता हूँ। सीनियर ने कहा, यही गलती है, तू स्ट्रेंजर है उनके लिए, और स्ट्रेंजर से कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदता। पहले इंसान बन, पॉलिसी बाद में। दीपक समझ नहीं आया। सीनियर ने एक्सप्लेन किया, अगली बार जब जाओ पहले उनसे उनके बारे में पूछो। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, घर में कोई बीमार है क्या, कोई टेंशन है क्या, बस सुनो, इंश्योरेंस की बात मत करो। दीपक को अजीब लगा, लेकिन उसने ट्राई किया। अगले हफ्ते वो एक फैमिली के घर गया, बैठा, चाय पी, बात की उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उनकी माँ के बारे में जो बीमार थी। इंश्योरेंस की एक बात नहीं की। जाते वक्त घर के मालिक ने खुद कहा, भाई अगली बार प्लान भी बताना, लगता है तुम अच्छे हो। अगली विजिट में बिना ज्यादा पिच किए पॉलिसी बिक गई। दीपक ने ट्रस्ट का ब्रिज बनाया था, और जब ब्रिज बना, सामान खुद ब खुद नदी पार कर गया। अब इसी बात को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर देखते हैं। अमेरिका 1982। जॉनसन एंड जॉनसन की एक फेमस पेन किलर टाइलेनॉल में किसी ने जहर मिला दिया। शिकागो में 7 लोग मर गए। पूरे देश में पैनिक फैल गया। जॉनसन एंड जॉनसन के सामने एक चॉइस थी, चुप रहो, डिफेंड करो या ब्लेम करो। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त पूरी बिजनेस वर्ल्ड को पागलपन लगा। उन्होंने सारे देश से 3 करोड़ टाइलेनॉल की बॉटल्स वापस मंगाई, बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के, अपनी मर्जी से। $100 मिलियन का नुकसान। क्यों? CEO जेम्स बर्क ने कहा था, हमारी पहली जिम्मेदारी कस्टमर्स की सेफ्टी है, कंपनी का प्रॉफिट बाद में। अगर हमने अभी ट्रस्ट नहीं बचाया तो कोई प्रोडक्ट नहीं बचेगा। दुनिया ने सोचा टाइलेनॉल खत्म हो गया, लेकिन हुआ उल्टा। 6 महीने के अंदर टाइलेनॉल ने अपना पूरा मार्केट शेयर वापस ले लिया, और आज 40 साल बाद भी टाइलेनॉल अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड पेन किलर है। जॉनसन एंड जॉनसन ने प्रोडक्ट नहीं बेचा था उस वक्त, उन्होंने ट्रस्ट बचाया था, और ट्रस्ट के साथ बाकी सब खुद ब खुद आ गया। अब एक एग्जाम्पल अपने देश से, एक ऐसा इंसान जिसने ट्रस्ट को ही अपना सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनाया। धीरू भाई अंबानी। 1977 रिलायंस का IPO आने वाला था। उस वक्त इंडिया में आम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे। स्टॉक मार्केट अमीर लोगों का खेल था। धीरू भाई सामान्य मध्यवर्गीय और गरीब लोगों से पैसे लेना चाहते थे। चैलेंज ये था, उन लोगों का धीरू भाई पर कोई ट्रस्ट नहीं था। वो जानते तक नहीं थे कि धीरू भाई कौन है। धीरू भाई ने एक काम किया जो उस वक्त किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया था। वो खुद गुजरात के छोटे छोटे गांवों में गए, टाउन हॉल्स किए, लोगों से मिले, उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी जुबान में बात की। उन्होंने शेयर मार्केट एक्सप्लेन किया, सिंपल भाषा में, कोई जार्गन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं। उन्होंने कहा, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, तुम रिलायंस के हिस्सेदार बन रहे हो, ये तुम्हारी कंपनी है। लोगों ने ट्रस्ट किया क्योंकि धीरू भाई ने पहले उनके पास आने की जहमत उठाई थी। रिलायंस के उस IPO में 58,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए। ज्यादातर पहली बार शेयर मार्केट में आए थे, और वो सब आए क्योंकि एक इंसान उनके गांव तक गया था। धीरू भाई अंबानी ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने पहले ब्रिज बनाया, ट्रस्ट का ब्रिज, और उस ब्रिज पर से इन्वेस्टर्स खुद चलकर आए। ट्रस्ट 3 चीजों से बनता है, और ये तीनों तुम्हारी रोजमर्रा की लाइफ में है। पहली है कंसिस्टेंसी। जो इंसान हर बार वही करता है जो कहता है, उस पर ट्रस्ट होता है। तुम्हारे ऑफिस में वो कॉलीग जिस पर सबको भरोसा है, वो इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए कि वो हर बार सेम है। दूसरी है ऑनेस्टी। जो इंसान तुम्हें वो भी बताए जो तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है, उस पर ट्रस्ट होता है। दीपक जब उस फैमिली के घर गया, उसने इंश्योरेंस पुश नहीं किया, उसने ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन किया, और इसीलिए ट्रस्ट बना। तीसरी है जेन्युइन इंटरेस्ट। जो इंसान तुम्हारे बारे में जेन्युइनली जानना चाहता है, जो सिर्फ सेल करने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअली तुम्हारी सिचुएशन समझने के लिए आया है, उस पर ट्रस्ट होता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कंसिस्टेंसी दिखाई, हर सिचुएशन में कस्टमर्स फर्स्ट। धीरू भाई ने जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाई, गांव-गांव जाकर। दीपक ने ऑनेस्टी दिखाई, पहले इंसान बनकर।
तीनों ने पहले ट्रस्ट बनाया और तीनों को ना सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रोडक्ट कोई भी बेच सकता है, ट्रस्ट वही बना सकता है जो सामने वाले को सच में इंपॉर्टेंट समझता है, और जहाँ ट्रस्ट है वहाँ ना आती ही नहीं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। तुम एक बच्चे को खाना खिलाना चाहते हो, बच्चा नहीं खाना चाहता। अगर तुम कहो खाना खाओगे तो वो ना करेगा, लेकिन अगर तुम कहो दाल खाओगे या सब्जी तो वो 1 सेकंड सोचेगा और बोलेगा सब्जी, और खाना खा लेगा। बच्चे को लगा ये मेरा डिसीजन था, तुमने उसे चॉइस दी, और जब चॉइस होती है तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। यही है सेलिंग का तीसरा और सबसे जरूरी सीक्रेट, चॉइस का इल्यूजन। लोग तब ना नहीं कहते जब उन्हें लगता है कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। लोग तब ना कहते हैं जब उन्हें लगता है कि उन पर कुछ थोपा जा रहा है। इसे एक रियल कहानी से समझते हैं। मुंबई 1990s, एक छोटी सी कपड़े की दुकान। दुकानदार का नाम था रमन लाल, पुराना, एक्सपीरियंस्ड। दुकान छोटी थी लेकिन उनकी सेल्स हमेशा आसपास की बड़ी दुकानों से ज्यादा थी। एक दिन उनके एक नए अप्रेंटिस ने पूछा, काका आपकी दुकान में ऐसा क्या है जो बाकी दुकानों में नहीं? रमन लाल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देख। उसी वक्त एक कस्टमर आई। एक माँ अपनी बेटी के लिए सलवार कमीज का कपड़ा ढूंढ रही थी। रमन लाल ने उससे पूछा, बेटी कितने साल की है, स्कूल है या कॉलेज, कौन से कलर पसंद है उसे? माँ ने बताया, 16 साल, कॉलेज, हल्के रंग पसंद है। रमन लाल ने 3 कपड़े निकाले, तीनों लाइट कलर्स के, तीनों उस एज के लिए सूटेबल। फिर उन्होंने कहा, ये तीनों आपकी बेटी पर अच्छे लगेंगे, आप डिसाइड करो कौन सा लेना है। माँ ने तीनों को देखा, एक चूज किया, खुशी खुशी, बिना नेगोशिएट किए, बिना ज्यादा सोचे। क्यों? क्योंकि रमन लाल ने उसे चॉइस दी थी, उसने डिसाइड किया था, रमन लाल ने नहीं। रमन लाल ने बाद में अप्रेंटिस को समझाया, जो दुकानदार एक कपड़ा दिखाकर कहे यही लोग बहुत अच्छा है, वो कस्टमर को कॉर्नर में धकेलता है, लेकिन जो 3 दिखाए और कहे तुम चूज करो, वो कस्टमर को उनका घर दे देता है। रमन लाल की ये टेक्निक जो उन्होंने एक्सपीरियंस से सीखी थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आज मिलियंस खर्च करके सीखती हैं। अब इसी टेक्निक को देखते हैं उस कंपनी में जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग मशीन है, मैकडॉनल्ड्स। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ऑर्डर करते हो, कैशियर हमेशा एक सवाल पूछता है, सर कोक लेंगे या स्प्राइट? नोटिस किया? उसने ये नहीं पूछा कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसने डायरेक्टली 2 ऑप्शंस दिए, और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन दोनों में से एक चूज करने लगता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे एक चूज कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने ये टेक्निक, जिसे मार्केटिंग में ईदर और क्लोज कहते हैं, इतने सिस्टमैटिकली यूज किया है कि उनकी पर कस्टमर स्पेंडिंग दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कोई फोर्स नहीं, कोई कन्विंस नहीं, बस चॉइस का इल्यूजन, और कस्टमर को लगता है मैंने डिसाइड किया। अब एक एग्जाम्पल जो थोड़ा और बड़ा है और जो तुम्हें सेलिंग से बाहर भी काम आएगा। इंडिया 1975, इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी की सरकार। देश में एक बड़ा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा था। गवर्नमेंट का अप्रोच था जबरदस्ती, फोर्स। लोगों को कहा जाता था करना होगा। नतीजा, देश भर में एंगर था, रेजिस्टेंस था, प्रोग्राम फेल हो रहा था। उसी दौर में केरला में एक अलग अप्रोच था। वहां के हेल्थ वर्कर्स ने एक सिंपल बदलाव किया, उन्होंने फोर्स करना बंद किया। उन्होंने लोगों को ऑप्शंस दिए, बताया ये मेथड्स हैं, आप चूज करो कौन सा आपके लिए सही है। लोगों को लगा ये हमारा डिसीजन है। केरला में वो प्रोग्राम सबसे सक्सेसफुल रहा। आज केरला इंडिया का सबसे एजुकेटेड और सबसे हेल्दी स्टेट है, और उसकी नींव में वो छोटा सा बदलाव था, फोर्स से चॉइस की तरफ। यही है चॉइस का इल्यूजन, और ये सिर्फ सेलिंग में नहीं, हर जगह काम करता है। अपने घर में जब बच्चे से कहो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। जब कहो मैथ्स पहले करोगे या साइंस, वो चूज करेगा और पढ़ेगा। ऑफिस में जब बॉस को कहो सर ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो टाल सकते हैं, लेकिन जब कहो सर इस प्रोजेक्ट को ट्यूसडे तक करें या थर्सडे तक, तो कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। रिलेशनशिप में जब पार्टनर को कहो बाहर खाना खाने चलते हैं, वो मूड नहीं है तो ना कर सकते हैं, लेकिन जब कहो इटालियन खाएंगे या चाइनीज, तो कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हाँ पर है। इसे अजम्पटिव क्लोज कहते हैं सेलिंग में। तुम अज्यूम कर लेते हो कि हाँ होगी और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हो, और सामने वाला बिना रियलाइज किए तुम्हारे फ्रेम में आ जाता है। रमन लाल ने 3 कपड़े दिखाए, न लोगे नहीं पूछा। मैकडॉनल्ड्स ने कोक या स्प्राइट पूछा, न कुछ और लेंगे नहीं पूछा। केरला के हेल्थ वर्कर्स ने ऑप्शंस दिए, फोर्स नहीं किया। तीनों ने एक ही काम किया, सामने वाले को ये फील कराया कि डिसीजन उनका है, और जब डिसीजन उनका लगता है, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। सबसे पावरफुल यस वो होता है जो सामने वाला खुद से कहता है। तुम्हारा काम है उन्हें वो रास्ता दिखाना जो उनका खुद का लगे। 3 सीक्रेट्स, 3 शिफ्ट्स। ना को रिजेक्ट की तरह मत देखो, उसके पीछे का डर ढूंढो। प्रोडक्ट से पहले ट्रस्ट बनाओ, ब्रिज बनो, बेचने वाले नहीं। कन्विंस मत करो, चॉइस दो, और यस खुद आएगी। ये सीरीज सेलिंग के बारे में थी, लेकिन सच ये है कि ये हर कॉन्वर्सेशन के बारे में है। घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह तुम कुछ न कुछ सेल कर रहे हो। अपना आइडिया, अपना पॉइंट, अपना ड्रीम।
दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन वो है जिसे कोई सेल्समैन नहीं समझता, क्योंकि उसने कभी बेचा नहीं, उसने बस सामने वाले को खुद से हाँ करवाई। अब तुम्हारे पास वो 3 कीज हैं, बाकी तुम्हारा टर्न है। पूरी सीरीज देखी तो कमेंट में लिखो, मैं जागा हूँ।